हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डूज एंड डोंट्स ऑफ साइबर वर्ल्ड, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स देखे हमने और पेरेंटल गाइडेंस का इंपॉर्टेंस भी देखा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईटी एक्ट इंडिया 2000, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 साल में बना, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। In May 2000, both the houses of Indian Parliament passed the Information Technology Bill. The bill received the assent of President in August 2000 and came to be known as the Information Technology Act 2000. Cyber laws are contained in the IT Act 2000. IT Act 2000 is an act to provide legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication. IT Act क्यों बना? To provide legal recognition, कानूनी तौर पर उसको एक पहचान मिले। किसको? ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, समझो कम्युनिकेशन होता है या फिर पैसे का लेन देन होता है, उनको एक कानूनी पहचान मिलने लगी। दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। द साइबर लॉज have a major impact for e-businesses and the new economy in India. So it is important to understand what are the various perspectives of the IT Act and what it offers. The Information Technology Act 2000 also aims to provide for the legal framework so that the legal goodness is accorded to all electronic records and other activities carried out by the electronic means. The Act states that unless otherwise agreed, an acceptance of contract may be expressed by electronic means of communication and the same shall have legal validity and enforceability. इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या करता है? प्रोवाइड एक लीगल गुडनेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी है और अदर एक्टिविटीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिकली होती है, उसको एक कानूनी तौर पर उसको साबित किया है। द एक्ट स्टेट्स दैट अनलेस अदरवाइज एग्रीड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट हम पेपर पे करते थे, कुछ भी अगर कानूनी दस्तावेज वगैरह हो तो वो कागजी होते थे। अभी इलेक्ट्रॉनिकली अगर कुछ दो कंपनियों के बीच या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रहा है, ईमेल के थ्रू हो रहा है, तो उसको भी एक प्रूफ माना जाएगा और उसे भी लीगल वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट तो बना, लेकिन अभी उसमें क्या क्या है खासियत, तो एक एक देखेंगे। फर्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन रिप्लेस्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक इट मोर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एक्ट। डिजिटल सिग्नेचर क्या थी? डिजिटल सिग्नेचर जैसे हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई साइन करता है या फिर कोई कंपनी साइन करती है, समझो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट रहता था वो डिजिटल साइन रहता था, यानी उसके खुद के जो कंप्यूटर है वो एक साइन बनाता था और जो रीड करने वाला है दूसरा बंदा, उसके पास उसका डिकोडिंग का ऑप्शन रहता था कि वो साइन जो है डिजिटल साइन वो सही है या गलत है, वो ऑथेंटिकेट करने का मेथड रहता था। अब ये डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसमें अभी हमारे इंडिया में जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से लिंक होने के बाद हर एक इंडिविजुअल को उसके इंडिविजुअल लेवल पे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कि हाँ, यही बंदे ने, ये आधार कार्ड जिसका है, ये नंबर जिसका है आधार नंबर, इसी बंदे ने
ये डॉक्यूमेंट साइन किया है, ये वैलिड प्रूफ और ऑथेंटिकेट होता है। सेकेंड वन इज इट एलोबरेट्स ऑन ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड ब्रीचेस। एक्ट तो बना है, लेकिन एक्ट के अंदर अगर कोई साइबर क्राइम आता है तो साइबर क्राइम के लिए क्या क्या ऑफेंसेस लगाने हैं, क्या क्या पेनल्टीज लगानी है। अगर कोई पकड़ा जाता है, हैकर या कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है गुनाह करते वक्त, तो उस पर क्या क्या ऑफेंसेस, पेनल्टीज और क्या क्या ब्रीचेस, यानी कौन कौन सी धाराएं लगती है, वो सब इस एक्ट में लिखा गया है। थर्ड वन इज इट आउटलाइंस द जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम्स फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अगर होता भी है तो लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ पे कंप्लेंट देना है, कंप्लेंट देने के बाद प्रोसीजर क्या क्या रहती है, उनको न्याय मिलने के लिए कितना जल्दी से जल्दी न्याय मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सब इसमें आउटलाइन यानी लिखे गए हैं। इट डिफाइंस इन न्यू सेक्शन दैट साइबर कैफे इज एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर द एक्सेस to the internet is offered by any person in the ordinary course of business to the members of the public। इसमें साइबर कैफे करके जो है एंटिटी, उसको एक अलग पहचान मिली। क्या है वो पहचान? कि ये एक फैसिलिटी है जहां से हम पब्लिक को या फिर कोई भी बिजनेसेस को इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी दे सकते हैं, यानी ये पब्लिक प्लेस हो गया साइबर कैफे। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी। आईटी एक्ट बनने के बाद साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी भी बन गया। द आईटी एक्ट 2000 was amended in 2008 and 2011 and it includes rules for cyber cafe, cyber security, delivery of services by service provider, audit of electronic document etc। 2000 का जो आईटी एक्ट है वो एक्चुअली अमेंड हुआ 2008 में और 2011 में, जिसमें कि साइबर कैफे को पब्लिक एंटिटी माना गया, यानी घर में जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो होम कंप्यूटर रहते हैं। साइबर कैफे में अगर हम नेट यूज करते हैं, इंटरनेट, तो वो पब्लिक एंटिटी हो गया। साइबर सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उन पे भी कुछ बंधन आने लगे कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, कौन सी वेबसाइट्स हानिकारक है या फिर डेंजरस है जिसको बोल सकते हैं, उनको नहीं दिखाना है। कुछ वेबसाइट्स बैन कर सकते हैं, वो भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में दिया गया है। ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, समझो एक डॉकेक्स फाइल है या फिर पीडीएफ है। अब हम देखेंगे केस स्टडी नंबर 1। मिस्टर ए चेक्ड हिज अकाउंट। His account displayed deduction of rupees 30,000. Investigation revealed the money had been transferred to Mr. B's account. He was informed that he has been a victim of cybercrime. He had given his password and name online by replying to an email sent by the hackers. The hackers then logged into Mr. A's account and put in their mobile number instead of his, so that when they did make the transfer, the message alert of the transfer would go to their mobile and not to his. Phishing normally begins by you getting an mails, let's say from the bank, saying that someone is trying to hack into your account, so you need to re-give your password. So you click on the link. That website is fake website or spoofed website. You don't realize that time that your username and password has gone to the phisher. Answer the following based on the case study. अब ये हमने केस स्टडी देखा। क्या देखा है केस स्टडी में? मिस्टर ए जो है, इनका उन्होंने अकाउंट चेक किया तो उनको पता चला कि उनके अकाउंट से 30,000 कट हो गए हैं और वो
जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्या पता चला कि मिस्टर बी के अकाउंट में चले गए हैं। अब ये उन्होंने तो किया नहीं था, तो उनको बैंक ने बताया कि आप एक विक्टिम बन गए साइबर क्राइम के। तो साइबर क्राइम किस टाइप का था? फिशिंग और हैकिंग टाइप का साइबर क्राइम था। तो साइबर क्राइम हुआ कैसे? फिशिंग नॉर्मली बिगिंस बाय यू, यानी आपको कुछ ईमेल आता है, बैंक का है ऐसा करके, लेकिन वो एक फेक वेबसाइट से ईमेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप अगर आपका पासवर्ड और यूजर नेम नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट या फिर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है अकाउंट, वो आपका बंद हो जाएगा। तो इस डर से आप बिना देखे समझे उस पर क्लिक कर देते लिंक पे, और वो जो फेक वेबसाइट है हूबहू आपके बैंक अकाउंट के यानी बैंक का जो वेबसाइट है उसी तरह का एक वेबसाइट रहता है, उसी तरह का लॉगिन पेज रहता है। उस पर आप आपका यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर देते हैं और सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद क्या होता है, वो बैंक की तरफ ना जाके वो हैकर की तरफ जाता है और हैकर को आपका सब प्राइवेट डेटा जो है वो मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए वो एक एक देखेंगे हम। आपको ये केस स्टडी तो समझ में आया? व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम डज द केस स्टडी रेफर टू? अब ये केस स्टडी जो है इसमें कौन सा साइबर क्राइम हुआ है? तो ये तो एक मिक्स ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड फिशिंग। अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे कि कोई हैकर जो है उसने आपका इंफॉर्मेशन चुराया है, और फिशिंग क्यों? क्योंकि फिशिंग उसने जो हैकर जो है, समझो अभी इस केस में मिस्टर बी, ये हैकर हो सकता है या फिर एक हैकर का दोस्त हो सकता है। उन्होंने क्या किया, बैंक का एक फेक वेबसाइट यानी स्पूफिंग वेबसाइट बनाया जिसके थ्रू एक ईमेल भेजा आपको यानी मिस्टर ए को, और आपसे आपका इंफॉर्मेशन चुराया। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और फिशिंग का एग्जाम्पल हुआ। सेकंड देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज द टर्म हैकर मीन? हैकर किसे बोला जाता है? तो हैकर इज अ नॉलेजेबल कंप्यूटर यूजर हु इलीगली ब्राउजेस और स्टील्स अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन। समटाइम्स he just corrupts the data or steals the data or destroy the data। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड मिस्टर ए बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम? कैसे बना है? इसके स्टडी में हमने देखा आपको एक ईमेल भेजा जाता है किसी व्यक्ति के थ्रू या फिर किसी बैंक के थ्रू, यानी फेक जो वेबसाइट है उसके थ्रू एक ईमेल आता है। ईमेल आने के बाद आप देखते हैं अरे हाँ ये तो मेरे बैंक के जैसे ही है ईमेल, तो आप उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हो और वो गलती से यानी आपके गलती से वो हैकर की तरफ चला जाता है और आप साइबर क्राइम के विक्टिम बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट प्रिकॉशन शुड हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फ्रॉड? ये ना हो इसलिए क्या करना चाहिए? एक तो HTTPS है कि नहीं, आप जो भी बैंक यूज़ कर रहे हैं नेट बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी ट्रांजैक्शंस के लिए, उसका URL में HTTPS है कि नहीं वो देखिए। फिर उसके बाद आप ये याद रखिए कि कोई भी बैंक आपका OTP पासवर्ड वगैरह ये ईमेल के थ्रू नहीं पूछेगा। आपको ऐसा कोई भी ईमेल बैंक नहीं भेजता कि आपका पासवर्ड दो तभी हम आपका अकाउंट जो बंद है वो चालू करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा आपको। और कोई भी सस्पिशियस लिंक अगर है ईमेल में आया हुआ है या अटैचमेंट आया है उसे ऑन या यानी क्लिक करके नहीं देखना है, क्योंकि वो एक मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है या फिर आपको किसी फेक वेबसाइट पे लेके जाके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गलती से टाइप करवा सकता है। और एक बार अगर आपने टाइप कर दिया तो ये फिशिंग और हैकिंग के थ्रू वो जो यूज़र है एंड यूज़र वो आपको एक साइबर क्राइम का विक्टिम बना सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केस स्टडी नंबर 2, सोर्स कोड थेफ्ट केस।
अब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. इंडियन आईटी कंपनी गेव बग फिक्सिंग प्रोजेक्ट फॉर देयर सोर्स कोड बाय अ यूएस कंपनी. One of the employees secretly took away the source code on the two CDs, tried to sell the source code to other US companies and demanded a price of US $2 lakh. He also received advance payment of $20,000 by wire transfer. Case registered against him and got arrested. क्या हुआ था? Indian IT company gave a bug fixing project for their source code by a US company. किसी US कंपनी ने इंडियन आईटी कंपनी को उनका सॉफ्टवेयर में कोई बग्स यानी कुछ एरर्स आ रहे थे वो सॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें कि एक एम्प्लॉय था इंडियन आईटी कंपनी वाला जिसने सीक्रेटली 2 सीडीज में वो डेटा कॉपी किया सोर्स कोड और किसी थर्ड पार्टी यूएस कंपनी को वो बेचने की कोशिश की 2 लाख रुपए में. उसका एडवांस भी उसे मिल गया $20,000 जो कि वायर ट्रांसफर में था. ठीक है, तो ये एक केस बन गया उसके खिलाफ. जब वो पकड़ा गया तो वो उसको अरेस्ट भी किया गया क्योंकि वो साबित हुआ 20,000 उसने वायर ट्रांसफर के थ्रू लिया था, तो ट्रांजैक्शन भी दिख गई, तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया. थर्ड केस स्टडी देखेंगे, fake call frauds. Several instances have occurred wherein people receive phone calls that appear to be from their bank. The caller usually pretends to be a bank representative or someone from the bank's technical team. In most cases, the caller sounds professional and provides a convincing reason for calling the customer. After giving a false sense of security, the caller then tricks the victim into giving away their personal and confidential data such as one-time password, credit or debit card number, the card's CVV number, expiry date, secure password, ATM pin, internet banking login ID and password and other personal information. फेक कॉल फ्रॉड में क्या होता है? जो बदमाश लोग रहते हैं वो एक टीम बना के काम करते हैं. उनमें से एक आदमी आपको फ़ोन करेगा कि मैं फलाना फलाना बैंक से बोल रहा हूँ. अगर समझो आपका अकाउंट भी उसी बैंक में है जिस नाम से वो बोल रहा है बंदा, तो आप उस पर भरोसा करने लगते हैं. हाँ ठीक है, मेरा बैंक में अकाउंट है, तो किस लिए आपने फ़ोन किया था? तो बोलेगा कि आपका KYC पेंडिंग है, यानी नो योर कस्टमर जो रहता है बैंक में, तो वो आपका पेंडिंग है और आपने अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम अभी के अभी आपका अकाउंट चालू कर देंगे, नहीं तो फिर आपका अकाउंट हमने डीएक्टिवेट करके रखा है. तो अगर वो भोला वाला है बैंक कस्टमर तो जल्दी से झांसे में आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा स्मार्ट है तो वो क्या पूछेगा, हाँ आप कौन बोल रहे हैं, आप मुझे आपके मैनेजर से बात करवाइए. तो उनका वो भी एक टीम रहता है, तो टीम में एक मेंबर मैनेजर बना रहता है, वो मैनेजर के पास दे देता है. मैनेजर उसी यानी शैली में बात करता है जिस शैली में मैनेजर्स वगैरह बड़े ऑफिशियल्स बात करते हैं. तो ये कन्विंस हो जाता है बंदा, तो बोलता है हाँ अच्छा ठीक है. तो उसके बाद वो एक एक करके अपना डेटा देने लगता है और उसी वक्त ये क्राइम उसका विक्टिम बन जाता है, क्योंकि वो पूरा डेटा दे चुका रहता है. हैकर्स को अपना काम पूरा करना है, उसके बाद फिर वो पूरा पैसा आपका निकाल लेते हैं. और इस केस में क्या है, अगर आपने वन टाइम पासवर्ड दे दिया तो उसी वक्त में आपका खाता खाली हो जाएगा. डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर ये बैंक कभी भी नहीं पूछती, क्योंकि उसी ने दिया होता है. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बैंक आपको उसके जो भी नियरेस्ट आपका ब्रांच है उसमें आपको इन पर्सन बुलाएगी, ना कि आपको फ़ोन पे कुछ पूछेगी. आपको अगर कोई भी फ़ोन पे पूछता है कि मुझे वन टाइम पासवर्ड दो, OTP दो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर दो, उसका CVV दो, एक्सपायरी डेट दो, या फिर आपका नेट बैंकिंग का कोई पासवर्ड लॉगिन है वो दो, तो किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि ये फेक कॉल फ्रॉड्स रहते हैं. तो इसको अगर आप जो नंबर से आया है वो नंबर आप अगर बैंक को भी देते हो या फिर पुलिस में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में देते हो तो उस पर एक्शन लिया जाता है फिर. ठीक है, ये तो हुआ केस स्टडी 3. विथ
All such crucial information at hand, the fraudsters can easily carry out illegal financial transaction using the victim's name. Students are encouraged to get more recent local case studies and discuss in the class. Case study 2 and case study 3 are for study purpose. इस तरह के बहुत सारे अभी आपने न्यूज़पेपर्स में या फिर वेबसाइट्स में आपने देखे होंगे न्यूज़ में कि साइबर क्राइम्स किस तरह के होते हैं, तो आप खुद से होके भी ये साइबर क्राइम्स क्या क्या आपको सामने आ रहा है वो आप अपने क्लासेस में डिस्कस कीजिए. नोट, डिजिटल सिग्नेचर्स वेर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट नाउअडेज डिजिटल सिग्नेचर आर रिप्लेस्ड बाय ई सिग्नेचर विच इज बेस्ड ऑन आधार टू चेक इंडिविजुअल्स ऑथेंटिकेशन. जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले डिजिटल सिग्नेचर्स हुआ करती थी जो कुछ हद तक ऑथेंटिकेट करने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता था. अब आधार जो है हमारे इंडिया में, तो आधार का जो नंबर है वो हर एक का अलग अलग रहता है. तो डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ उसको जोड़ दिया जाए आधार के साथ, तो वो ई सिग्नेचर जो है नया फॉर्म उसका, वो एक फुल प्रूफ ऑथेंटिकेशन माना जाता है. तो इसके साथ हमारा साइबर लॉ का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ. अब हम समरी पढ़ेंगे. द इंक्रीज इन इंटरनेट ट्रैफिक हैज लेड हायर लेवल ऑफ इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एट अलार्मिंग रेट. To control cyber crimes, it is necessary to give moral and ethical education to computer user. At the same time, it is necessary to aware users about cyber laws for such crimes. Cyber law is the area of law that deals with the internet, cyberspace and their respective legal issues. Cybercrime can involve criminal activity such as unauthorized access to the other computer, copyright violation, cracking code and websites, creating malware, software piracy, etc. Every computer user must follow the do's and don'ts to live in this cyber world. Everyone should know the IT Act 2000 and its features to safeguard themselves from the cyber crime. तो ये हुआ समरी, यानी साइबर क्राइम इंटरनेट के यूसेज के साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है वो देखा. साइबर क्राइम क्या क्या कंट्रोल करता है, उसमें हमारे मोरल एथिकल एजुकेशन कैसा रहना चाहिए वो देखा. साइबर लॉ क्या है, तो साइबर लॉ इज द एरिया ऑफ लॉ दैट डील्स विद द इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड देयर रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज. ये डेफिनेशन भी आपको आ सकता है तो वो भी याद रखना है. साइबर क्राइम में क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है. साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज unauthorized access to other computer, copyright violation, cracking code, website, creating malware, software piracy, etc. ये भी आपको याद रखना है. और साइबर वर्ल्ड में डूज एंड डोंट्स क्या क्या है वो हमने देखे लास्ट वीडियो में, तो वो भी हमें आ सकते हैं, वो याद रखने हैं. ठीक है. उसके साथ साथ IT एक्ट 2000 और उसके फीचर्स वो भी हमें याद रखने हैं. तो ये हो गया समरी. इसके साथ हमारा साइबर लॉ का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया. नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस पे.